हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने पढ़ रहे थे एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में अपने ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज एम्प्लॉय और लेबर टर्नओवर। पहले अपने एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, देन आज के क्वेश्चंस चालू करेंगे। अपने ने लास्ट लेक्चर में सिर्फ इसका थियरी पोर्शन देखा था, आज अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर? तो टर्नओवर का मतलब होता है मूवमेंट। अब एम्प्लॉयज के अंदर कैसा मूवमेंट हो सकता है? तो दो टाइप का ही मूवमेंट होगा, या फिर तो इन या फिर आउट। आउट क्या होगा? तो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया सिंपली, चाहे वो लेफ्ट छोड़ के गया हो, चाहे उसने मतलब हमने निकाला हो, वो रिजाइन लेके गया हो, या फिर वो रिटायर हो रहा हो, जो भी है वो छोड़ के चला गया, दैट इज सेपरेशन। अब इनमें क्या हो सकता है? या फिर तो रिप्लेसमेंट हो, मतलब ऑलरेडी एक पर्सन हमारे यहाँ पे काम करता था, उसकी जगह पे दूसरा पर्सन है। या फिर न्यू ज्वाइनिंग फॉर एक्सपांशन हुआ है, मतलब कंपनी अब एक्सपांड करना चाहती है। पहले कंपनी के पास 10 एम्प्लॉयज थे, अब वो 15 कर रही है उसका, दैट इज न्यू ज्वाइनिंग। अब ये चीज करने के लिए अपने पास एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए अपने पास तीन मेथड है। पहली रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट में क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब कभी भी रिप्लेस्ड के अंदर न्यू ज्वाइनी है वो नहीं आएंगे। मतलब सपोज पहले कंपनी के पास 10 एम्प्लॉयज थे, उसमें से एक एम्प्लॉय का नाम था राम, वो चला गया और उसकी जगह पे श्याम आ गया, तो दैट इज रिप्लेसमेंट। तो वही आएंगे। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? कंपनी के पास पहले 10 एम्प्लॉयज थे, राम गया नहीं, बट एक नया एम्प्लॉय श्याम आ गया, तो अब कंपनी के पास टोटल 11 एम्प्लॉयज है, तो वो एक जो पर्सन है ना, दैट इज न्यू, वो कभी भी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड में कंसिडर नहीं होगा। ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये चीज अपने ने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझी थी। नेक्स्ट, सॉरी, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड के अंदर जितने एम्प्लॉयज सेपरेट हुए हैं कंपनी से, डिवाइड बाय एवरेज इनटू 100। थर्ड मेथड इज फ्लेक्स। फ्लेक्स के अंदर फर्दर तीन फॉर्मूला है। पहले क्या है? फ्लेक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन। तो पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज इनटू 100। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर अब ये तो एक फॉर्मूला हो गया फ्लेक्स का। दूसरी चीज क्या है? अपने को क्वेश्चन में बोले टोटल नंबर फाइंड करना है, तो टोटल कैसे होगा? फ्लेक्स से जितने जितने सेपरेट हुए प्लस जितने रिप्लेस हुए प्लस जितने न्यू ज्वाइनिंग है, डिवाइड बाय एवरेज इनटू 100। अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब क्या होता है? न्यू ज्वाइनिंग प्लस रिप्लेसमेंट इज एक्सेशन। और एक्सेशन का मतलब समझ लिया तो नंबर ऑफ, अपने को क्वेश्चन में कभी बोलेगा कि दिस आर द नंबर परसेंटेज ऑफ एक्सेशन, या फिर दिस नंबर इज ऑफ एक्सेशन, तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेशन डिवाइड बाय 100 इनटू, सॉरी, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100। अब अगर क्वेश्चन में अपने पास ये दोनों ना हो, तो ये वाला अपने फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्वेश्चन में ये दे दियो। वैसे मतलब दोनों का सेम ही है। एक्सेशन का मतलब क्या होता है? न्यू ज्वाइनिंग प्लस रिप्लेसमेंट, और इन दोनों का अलग अलग यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे प्लस करके लिख दिया। कब से अपने एवरेज नंबर कर रहा है, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द एंड डिवाइड बाय 2। अब द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या होता है? अपने को क्वेश्चन में 60 डेज, 1 मंथ, 1 क्वार्टर ऐसा कुछ डेटा दिया होगा। मैं तो ये फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, वो कोई भी पीरियड अपने को दे सकता है, बट अपने को तो पूरे साल का निकालना है, मतलब 365 डेज कंप्लीट का निकालना होता है। तो अपने इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर निकालते हैं, मतलब इतने दिनों के लिए। सपोज वन, ये वाली चीज मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद किसी को डाउट रह गया हो इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा? सपोज अपने को 60 डेज का डेटा दिया है और 60 डेज का एम्प्लॉय टर्नओवर है 5%, तो अपने इक्विवेलेंट में रखेंगे कि अगर 60 डेज का 5% है तो 365 डेज का कितना होगा? तो क्या होगा? सिंपली 365 मल्टीप्लाई बाय 5% डिवाइड बाय 60। यही तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय 60। ओके, तो ये तो अपने ने क्विकली रिवाइज कर लिया जो अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब अपने क्वेश्चंस चालू करते हैं प्रैक्टिकल, मतलब पहले तो एग्जांपल से खत्म करेंगे, उसके बाद अपने इस चैप्टर में तो सिर्फ 3 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो वो वाले खत्म करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 14 क्या कहना चाहता है? अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कॉम्प्यूटेड, मतलब ऑलरेडी उसने निकाल लिए हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च। 10%, 5% और 3% ऑलरेडी उसने निकाल लिए। अब उसके बाद क्या बोला? रिस्पेक्टिवली अंडर फ्लेक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन। जब भी रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हो,
और उसके बाद 2 या 3 चीजों का डेटा दिया हो ना, तो इट मीन जिस चीज का नाम पहले है और जिसका डेटा पहले दिया है वो रिलेट कर, मतलब फ्लेक्स के अंदर 10%, रिप्लेसमेंट के अंदर 5 और सेपरेशन के अंदर 3। मतलब फ्लेक्स मेथड से जब कैलकुलेट किया तो 10% आया एम्प्लॉय टर्नओवर, रिप्लेसमेंट से 5 और सेपरेशन से 3%। और क्या दिया, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30, रिप्लेस्ड नंबर्स दिए। अब हमें को फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर क्वार्टर। अब अपने को एक क्वार्टर का डेटा दिया है और साल में होता है 4, तो अपने ऑब्वियसली इक्विवेलेंट करेंगे इस चीज को। पहला क्या है, रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, तो ये आएगा फ्लेक्स से। दूसरा क्या है, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, ये आएगा सेपरेशन से। तीसरा है इक्विवेलेंट, जो अपने ने लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो वाला। अब पहले जितना क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको अच्छे से नोट डाउन करते हैं और 2 वर्किंग नोट बनाते हैं। 14 नंबर, तो फ्लेक्स मेथड से कितना है, 10%। रिप्लेसमेंट मेथड से कितना है, 5%। सेपरेशन मेथड से 3%। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस भी दिया था अपने को क्वेश्चन में, दैट इज 30। अब पहला वर्किंग नोट WN1, तो अपने को रिप्लेसमेंट मेथड से कितना परसेंटेज एम्प्लॉय टर्नओवर है वो भी दिया है और कितने एम्प्लॉयज रिप्लेस हुए हैं वो भी दिया है। तो अपने तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल कितना होगा पीरियड के लिए। तो पहले रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल। इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो चलेगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100। तो रिप्लेसमेंट मेथड ऑलरेडी दिया है, तो 5% है तो परसेंट को अपने नॉर्मल नंबर में डिवाइड करेंगे, मतलब नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100। सॉरी, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 100 है। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज मल्टीप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे अपने डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे। 5 इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस कितने हैं, 30, डिवाइड बाय एवरेज नंबर जो अपने फाइंड कर रहे हैं, इंटू 100। तो ये एवरेज नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे 5 ऊपर था तो इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में, और इंटू 100 तो यही रहेगा। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल बी 600। डन, यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब सबसे पहले अपने को क्या, रिक्रूटेड एंड न्यू ज्वाइन फाइंड करना है, उसके लिए फ्लेक्स मेथड लगेगा। फ्लेक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ, अपने को अब अलग अलग नहीं दिया है कि रिप्लेस कितने हैं और न्यू ज्वाइनिंग कितने हैं, तो अपने एक्सेशन लेके आएंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड और ज्वाइन ये दोनों साथ में कहाँ होता है, रिक्रूटेड मतलब जो न्यू ज्वाइनीज हैं, और ज्वाइन का मतलब यहाँ पे हो गया रिप्लेस, दोनों को साथ में लेके आना है, तो ये कहाँ होता है, एक्सेशन में होता है। तो अपने यहाँ पे एक्सेशन फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए सेपरेशन भी चाहिए होगा, तो WN2 लेके आते हैं जिसमें अपने सेपरेशन की वैल्यू लेके आएंगे। तो सेपरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, सेपरेशन मेथड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज separated upon average number of
एम्प्लॉयज इनटू 100। अब सेपरेशन की ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 3% है। 3 इज इक्वल टू, अपने ये फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड, एवरेज अपने को पता है 600 इंटू 100, तो डायरेक्टली ये और ये जीरोस कट जाएंगे, तो ये इधर जाएगा, तो 3 इंटू 6 18, ये आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड। ठीक है, अब मेन आंसर चालू करते हैं। पहले में क्या बोला, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूट कितने हुए एंड ज्वाइन, तो फ्लेक्स मेथड का दूसरा वाला फॉर्मूला, मतलब अपने ने ऊपर जो लिखा था उसमें से ये वाला फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन, मतलब टोटली कंपनी के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूट किए गए, मतलब उसके अंदर दोनों आएंगे, जो रिप्लेस हुए हैं वो भी और जो न्यू ज्वाइनी है वो भी, तो इसलिए अपने एक्सेशन फाइंड कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100। तो फ्लेक्स मेथड से क्या परसेंटेज है वो तो ऑलरेडी दिया है 10%, तो 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन अभी अपने ने फाइंड किया 18, एक्सेशन नंबर ऑफ एक्सेशन को मैं अभी के लिए ए लिख देती हूँ, एवरेज नंबर भी अपने को पता है 600 इंटू 100। ओके, तो ये इधर डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू 18 प्लस ए, सिंपली 60 इज इक्वल टू 18 प्लस ए, तो ये यहाँ पे प्लस में है इसके साथ, तो या फिर तो तुम ऐसा कर लो कि ए को इधर ले आओ माइनस का, देन 18 माइनस 60 करो, देन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल टू 42 करो, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे लिखा है 80 प्लस ए तो तुम ए को इसी साइड रखो और 42 इज इक्वल टू ए, दोनों में आंसर तो सेम ही आना है, बस यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो अपने को नंबर ऑफ एक्सेशन मिल गया, टोटल कितने एम्प्लॉयज रिक्रूट हुए हैं, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड, फोर्टी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो गया, दूसरा क्या, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज। लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज क्या होता है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड, जो कि अपने ने W2 में ही फाइंड किया था, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखो और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज लिखो इज इक्वल टू 18, ब्रैकेट में लिख दो WN2। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, तो इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज अपने को देखना है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज कितने हैं। इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो तुम्हारा जो, मतलब तीनों मेथड से अपने को निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली लेबर टर्नओवर अपने को तीनों मेथड का पता है, अब वो अपने को एक क्वार्टर का पता है, तो अपने को 4 क्वार्टर का निकालना है, तो सिंपली क्या होगा कि सपोज अपने फ्लेक्स से कर रहे हैं, तो फ्लेक्स से आया था 10%, तो 10% डिवाइड बाय वो एक क्वार्टर का है और अपने को निकालना है 4 क्वार्टर,
मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तीसरा क्या है, तो इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर। तो पहला तो फ्लेक्स मेथड, यहाँ पे लिख देते यूजिंग फ्लेक्स मेथड। सिंपली अपने को 10% दिया था। मैं यहाँ पे फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे लिखा था कि लेबर टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इनटू 365। अब यहाँ पे 365 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा जो है वो डेज में नहीं है, क्वार्टर वाइज है। तो डिवाइड बाय 1 क्वार्टर का अपने पास डेटा है और इनटू 4, तो इट विल बी सिंपली 40%। दूसरा क्या है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट का डेटा दिया था दूसरा, तो रिप्लेसमेंट कर देते, क्या फर्क पड़ता है। रिप्लेसमेंट मेथड, तो 5% डिवाइड बाय 1 इंटू 4, तो इट विल बी 20%। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, 5% 10%, अपने को जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया था ना, ये वही वाला डेटा है। थर्ड इज सेपरेशन, that is 3% divided by 1 into 4 to 12%। ओके, तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14 नंबर का एग्जांपल अपने ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो अब वो जो अपने ने पहले कल थियरी पढ़ी थी, आज उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अपने ने देख लिए। तो आई होप समझ आया होगा कि कैसे ये फॉर्मूलाज वर्क करते हैं, कैसे ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है, क्वेश्चन नंबर 15। 15 देखने में क्वेश्चन बड़ा है बट बहुत आसान है, बहुत इजी सा दिया है। कॉस्ट इज लाइक, तुम क्वेश्चन को सही से पढ़ लो और सही से समझ लो कि क्वेश्चन कहना क्या जाता है। मोस्टली ज्यादा का डेटा क्वेश्चन में ही होता है। 15 नंबर पढ़ते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ बीआर लिमिटेड इज वरीड अबाउट, किसके लिए, तो इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, उनका एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ता ही जा रहा था, तो दे आर वरीड अबाउट दैट इन फैक्ट्री एंड बिफोर एनालाइजिंग द कॉस्ट। कॉस्ट क्यों एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ रहा है, उससे पहले वो क्या एनालाइज और उससे कोई रेमेडियल स्टेप्स ले, उससे पहले वो क्या जानना चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट फॉरगॉन कितना है, कितना प्रॉफिट उनका हो सकता था बट नहीं हुआ, दैट इज प्रॉफिट फॉरगॉन। व्हाट इज प्रॉफिट फॉरगॉन, तो कि सपोज मेरा 100 रुपए प्रॉफिट हो सकता था बट मेरे पास एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ 70 ही, तो प्रॉफिट फॉरगॉन कितना हो गया 30। अगर मेरे पास एम्प्लॉयज रहते, मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं होता, तो मेरा 30 का प्रॉफिट और होता, क्योंकि नहीं हुआ एम्प्लॉयज की वजह से, तो 30 इज प्रॉफिट फॉरगॉन। तो उनको पहले ये जानना है कि उनका प्रॉफिट फॉरगॉन कितना था, कितना लॉस हुआ उनको एज अ रिजल्ट, किसकी वजह से, एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से। अब और क्या बोला, लास्ट ईयर की सेल्स जो थी वो 83,03,300 थी, पीवी रेशियो 20। अब पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो वैसे तो तुम्हें एक चैप्टर में इन डिटेल अच्छे से पढ़ने को आएगा, बट यहाँ पे मैं बहुत नॉर्मल वे में बता दूं। सेल्स है सपोज तुम्हारी, तुम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो तुम्हें मिलता है 100 रुपए, माइनस उसमें से तुम्हारे कुछ एक्सपेंस होते हैं जो नॉर्मल एक्सपेंस है, मतलब जो तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब उसको प्रोडक्ट को बनाने में तुम्हारे खर्चे भी तो आए होंगे ना। तो सपोज तुम्हारे सारे खर्चे मिला के होते 70, तो बचा 30, तो दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसी से निकलता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, सेल्स इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब सॉरी, सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करते हो ना तुम, 100 डिवाइड बाय 30 करोगे ना, तो तुम्हारा पीवी रेशियो आएगा कि सेल्स के ऊपर तुम कितना कंट्रीब्यूशन लेके आते हो, दैट इज योर पीवी रेशियो। तो तुमको कभी भी मतलब ऐसे कंट्रीब्यूशन निकालना हो और तुम्हारे पास डेटा ना हो ना, तो तुम डायरेक्टली सेल्स इनटू पीवी रेशियो करोगे, तो वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि तुम्हारा ये एक्सपेंस को निकालने के बाद कितना है हाथ में पैसा आता है, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन।
मतलब तुम्हारे धंधे में ये एक वाला प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट करे। तुमने सेल किया 100 में, 70 रुपए तुम्हारे नॉर्मल एक्सपेंस हो गए, 30 रुपए तुम्हारे हाथ में, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। और पीवी रेशियो जो है वो होता है सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो ये तुम्हारा पीवी रेशियो आएगा, मतलब 100 डिवाइड बाय 30। ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन में पीवी रेशियो और सेल्स दिए, तुम्हें कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली निकालना होगा, तो तुम क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन इधर ऊपर चला जाएगा और सेल्स यहाँ पे इस सेल से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीवी रेशियो। हो गया, डन। बाकी तो ये जिस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है वहां पे मैं इन डिटेल अच्छे से अपने थियरी भी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, तो तुम्हें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। बट यहाँ पे ये वर्ड यूज किया तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होता है। अब टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर वर्क बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉयज फोर्स, कितने एक्चुअली काम हुआ है, तो 4.45 लैक्स काम हुआ है लास्ट ईयर। ओके, इतना काम होने के बाद इनकी इतनी सेल्स हुई है। द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय लेबर, अब इसके अंदर 4.45 में एक और भी इंक्लूड है, क्या है, 30,000 और इंक्लूडेड है। वो किस चीज का है, तो द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉयज लेबर इंक्लूडेड 30,000 एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग ऑफ। अब मैंने नवे एम्प्लॉयज रखे हैं तो उन्हें काम भी सिखाना पड़ेगा, दैट इज उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, तो वो ट्रेनिंग के भी 30,000 घंटे जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें से आउट ऑफ विच हाफ ऑफ आवर्स पर अन। अब मैं ऑब्वियसली अपने नवे एम्प्लॉय को काम सिखा रही हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 12 घंटे काम कर रहा है और 12 के 12 घंटे प्रोडक्टिव है, अच्छे से काम कर रहा है। ऑब्वियसली कुछ तो अनप्रोडक्टिव जाएगा, या फिर तो उसने प्रोडक्ट बना दिया बट वो खराब है, या फिर उससे बना ही नहीं, या फिर उसको सीखने में टाइम लग रहा है, तो वो टाइम कहीं ना कहीं तो अनप्रोडक्टिव भी जाएगा ना। तो आधा टाइम जो है ना वो अनप्रोडक्टिव था, मतलब 15,000 घंटे वॉज प्रोडक्टिव एंड 15,000 घंटे वॉज अनप्रोडक्टिव, मतलब लॉस है 15,000 घंटों का भी। दूसरा और क्या दिया क्वेश्चन में, एज अ रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फाइल। अब वैकेंसीज है कंपनी में, पर्सनल डिपार्टमेंट जो है ना बहुत टाइम ले लिया उसे वैकेंसीज को फुलफिल करने में, तो 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर जो है ना वो मेरे लॉस्ट हो। ऑब्वियसली कंपनी में आज अगर सपोज 50 एम्प्लॉयज छोड़ के गए हैं, तो कल तो होगा नहीं कि कल दूसरे दिन ही 50 के 50 एम्प्लॉयज वापस आ जाए, उसी कैटेगरी के आ जाए जिस कैटेगरी के मुझे चाहिए, तो ऑब्वियसली वो लोग, उनकी भी कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी जिसके अंदर उनका टाइम चला गया, और उसकी वजह से 1 लाख प्रोडक्टिव आवर्स जो है वो वेस्ट हो गए, कि अगर एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाते तो मैं 1 लाख घंटे और काम करवा सकता था। तो कॉस्ट इनकर्ड एम्प्लॉय टर्नओवर के हिसाब से, एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से और कौन कौन सी कॉस्ट लगी, सेटलमेंट कॉस्ट। अब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उसको ऑब्वियसली सेटल करना पड़ेगा, उसका उसका पीएफ, उसकी लास्ट मंथ की सैलरी जो भी है उसको पैसे देने पड़ेंगे, उसमें इतनी कॉस्ट लगी। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, हमने एड दी होगी, हमने मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट जैसा किया होगा, न्यूज़पेपर में ऐड दी होगी, टीवी पे की भी यार हमारी कंपनी में वैकेंसीज है तुम लोग आओ, तो उसके ऊपर इतनी कॉस्ट। सिलेक्शन कॉस्ट, ऑब्वियसली जो भी इंटरव्यू देने आएगा हर किसी को तो अपने लेंगे नहीं, हमें जिस कैटेगरी का बंदा चाहिए उसी कैटेगरी के बंदे को लेंगे, तो सिलेक्ट करने में जो कॉस्ट गई हुई है। अब उसे ट्रेन भी करना पड़ेगा हमारी कंपनी के हिसाब से, तो ट्रेनिंग कॉस्ट, इतनी कॉस्ट अपने को लगी है। और क्या है, अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन lost as a consequences of employee turnover could have been, so अगर वो अगर वो एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाते तो जितना काम होता वो इसी प्रिवेलिंग रेट पे, मतलब जो रेट चल रहा है ना गुड्स का उसी रेट पे अपने बेच सकते थे, तो अपने को प्रॉफिट फॉर गोन निकाल के लाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, बट जैसे जैसे अपने वर्किंग नोट्स बनाते जाएंगे, इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो 3 वर्किंग नोट्स बनेगी, उसके बाद मेन क्वेश्चन चालू होगा। तो अपने पहले जितना डेटा क्वेश्चन में है उस हिसाब से चीजें फाइंड करते हैं। 15 नंबर, पहला WN1, पहले प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं वो निकालते हैं। प्रोडक्टिव आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स, क्वेश्चन में अपने को दिया था 4.45 लैक्स, मतलब 4,45,000,
उसमें से 30 घंटे ऐसे थे जिसके 15 घंटे अनप्रोडक्टिव थे। माइनस कर देंगे वो, क्योंकि वो प्रोडक्टिव थे ही नहीं। माइनस ट्रेनिंग आवर्स अनप्रोडक्टिव वाले, तो 15,000 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो आएंगे 4,30,000 जो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स हैं। डन। तो अपना ये WN1 पूरा हुआ। अब दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज प्रोडक्टिव आवर्स जितने अपने लॉस्ट हो गए, तो कितने आवर्स का अपने को नुकसान हुआ। तो प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट, तो 1,00,000 घंटे तो ऐसे ही पोटेंशियली लॉस हो गई। ये रहा कि 1,00,000 घंटे अपने ऐसे ही लॉस्ट हो गए, और 15,000 ऊपर लॉस हुआ था जब अपने उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो टोटल आ गया 1,15,000। WN3, अब WN3 में अपने को क्या फाइंड करना है, कितने कंट्रीब्यूशन का अपना लॉस हुआ है। अब इतना वो सेल कर रहे थे, उस पे इतने परसेंट थे, तो कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो अपने को फाइंड करना है। तो ये मैं पहले लिख देती हूँ अच्छे से, फिर तुम्हें आइडिया आएगा कि कैसे फाइंड करना है। लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू अनप्रोडक्टिव आवर्स, ऑब्वियसली अनप्रोडक्टिव आवर्स की वजह से वो लॉस हुआ होगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स क्या दी थी, क्वेश्चन में दी थी 83,03,300 इंटू 20%। तो अपना कंट्रीब्यूशन था 16,60,660। अब ये इतना कंट्रीब्यूशन कब आ रहा था, जब अपनी कंपनी जो है ना इतना घंटे काम कर रही थी। ऑब्वियसली 1 घंटे का कितना प्रोडक्शन, तो 16,60,660 कब आ रहा था, जब अपनी कंपनी 4,30,000 घंटे काम कर रही थी। अब कितने घंटे वेस्ट हुए हैं अपने, तो 1,15,000 घंटे वेस्ट हुए, इंटू 1,15,000 घंटे जो वेस्ट हुए, तो उसका कितना आता, 4,44,130 जो है ना, उतना कंट्रीब्यूशन आता अपना। बट अपने ने काम तो किया ही, मतलब अपने ने क्या, अपने एम्प्लॉयज ने काम तो किया ही नहीं इतनी देर, तो अपना इतना लॉस हो गया। अब तीनों वर्किंग नोट बन गए, तीनों वर्किंग नोट समझ आए। पहले में अपने ने प्रोडक्टिव आवर्स निकाले, दूसरे में कितने आवर्स अपने लॉस्ट हो गए, तीसरे में कितना कंट्रीब्यूशन अपना चला गया, लॉस हो गया। तो वो कैसे निकाला, पहले टोटल कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन 6,60,660 कितनी देर काम करके आ रहा था, 4,30,000 घंटे काम करने के बाद वो कंट्रीब्यूशन आ रहा था। अब 1,15,000 घंटे अपने ने वेस्ट किए, तो कितना कंट्रीब्यूशन वेस्ट हुआ, तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब मेन आंसर चालू कर, अब तो ऑब्वियसली सिर्फ सब कुछ है ही अपने पास, सिर्फ लिखना ही है। कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से हमारा कितना प्रॉफिट चला गया, मतलब सिंपली कितना लॉस हुआ। भाषा तो फिर आईसीए की बुक ही यूज करती है। पहला कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, कितना कंट्रीब्यूशन गया अपना, अब मैंने यहाँ पे लिख दो WN3, तो ये वैल्यू ये रही 4,44,130। और भी अपने को कॉस्ट क्वेश्चन में दी थी, सेटलमेंट कॉस्ट ये प्लस होगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट प्लस होगी, सिलेक्शन कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट, ये चारों कॉस्ट प्लस कर दो। तो पहला क्या है, सेटलमेंट कॉस्ट
820। दूसरा है रिक्रूट, 26,740। थर्ड इज सिलेक्शन, कॉस्ट 12,750। एंड तीसरा इज ट्रेनिंग कॉस्ट, सॉरी दिस इज द फोर्थ वन नॉट थर्ड वन, 30,490। टोटल कर लो, 5,57,930। This is the amount of profit foregone. Profit foregone. ये अब तुम्हारे आंसर से मैच कर लेते हैं, ये रही वैल्यू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में थोड़ा हार्ड था, बट करने में बिल्कुल हार्ड नहीं है। 3 वर्किंग नोट और फाइनल आंसर, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। आज अपने लास्ट एग्जांपल करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक का, एग्जांपल नंबर 16। उससे पहले थोड़ी सी थियरी पढ़नी है अपने को डायरेक्ट एक्सपेंस के रिलेटेड। अब अपना लेबर वाला पोर्शन खत्म हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस का पोर्शन है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो एक्सपेंसेस जो अब देखिए, एक तो लगता है डायरेक्ट मटेरियल, कि अपने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल लेके आए, जो कि अपने ने मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा। फिर आता है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, जो कि अपने कब से पढ़ ही रहे हैं इस चैप्टर में। तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो क्या होता है, तो जो ऑलरेडी स्पेसिफिक चीज के ऊपर लग रहा है, विच आर, देखो, एक्सपेंस जो कि मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट को छोड़ने के बाद जो एक्सपेंसेस हैं, जो लगता है मैन्युफैक्चर करने में कोई भी प्रोडक्ट के, और फॉर प्रोविजन ऑफ। अब ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ही डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, सर्विसेज में भी तो होते हैं। एंड जो डायरेक्टली ट्रेस किए जा सकते हैं, मतलब तुम्हें पता है कि तुमने 100 ही रुपए का खर्चा किया ये प्रोडक्ट के ऊपर, तो दैट इज डायरेक्ट। अब ऐसा रेंट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो तो पूरी फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में कितने सारे प्रोडक्ट्स बने, वो अपने ट्रेस नहीं कर सकते कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना लगा। ठीक है, ट्रेस इन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर टू अ कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट पे अपने डायरेक्टली उसे ट्रेस कर सकते हैं। फॉर जो नीचे एग्जांपल दिए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। पहला क्या है, रॉयल्टी पे किया अपने ने किसी प्रोडक्शन के लिए। अब आपने ने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉयल्टी पे किया, तो अपने को पता है ना कि ये प्रोडक्ट के ऊपर उसके पैसे गए, जितना भी रॉयल्टी पे हुआ वो एक ही प्रोडक्ट के लिए गया है। दूसरा हायर चार्जेस पे, अब अपने ने स्पेसिफिक इक्विपमेंट लिया, तो अपने को पता है ना कि इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी के ऊपर उसके हायर चार्जेस लगेंगे ऑब्वियसली। कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, अब अपने ने कोई स्पेसिफिक डिजाइन या ड्राइंग के लिए पे किया, तो ऑब्वियसली वो एक ही प्रोडक्ट के लिए होगा, तो अपने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसे इंक्लूड कर सकते हैं। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर खरीद लिया। अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस से, तो वो हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैंने ये थ्योरी क्यों पढ़ा, क्योंकि 16 नंबर में अपने को चाहिए है। 16 नंबर मैं सॉल्व नहीं कर रही, क्योंकि बुक में ही इतना अच्छे से लिखा है और कुछ नहीं करना इसमें। ये आए ना एग्जाम में तो समझ लेना तुमसे ज्यादा लकी कोई हो ही नहीं सकता, इतना इजी क्वेश्चन है। आदित्य लिमिटेड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो प्रोड्यूस करती है जॉब ऑर्डर, मतलब पहले उनके पास ऑर्डर आता है, फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं। बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो कस्टमर बोलता है उस हिसाब से काम होता है। लास्ट मंथ में उसने कंप्लीट की है 3 जॉब ए बी सी। फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ, जो नीचे अपने को दिए हैं वो एक्सपेंडिचर लगे हैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय को छोड़ने के बाद। तो ये अपने को कितने 6 एक्सपेंसेस दिए हैं, और रिक्वायर्ड क्या है कि अपने को डायरेक्ट एक्सपेंस जो एट्रीब्यूटेबल है हर एक जॉब पे वो लगाना है। तो पहले तो अपने ने तीनों जॉब लिख दी ए बी सी। अब पहला क्या है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री ओवरहेड है, पूरे ऑफिस पे लग रहा है ना ये, तो थोड़ी ना एक प्रोडक्ट के लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट फॉर जॉब ए के लिए ही हुआ है, तो जॉब ए के लिए है तो यहाँ पे प्लस कर दो जॉब ए के अंदर आके। दूसरा क्या है, हायर चार्जेस पे किए हमने मशीनरी के लिए जो जॉब बी में ही यूज हुई थी, तो जॉब बी के अंदर आके प्लस कर दो।
तीसरा क्या है, सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट। अब ऑफिस अटेंडेंट है, उसे डायरेक्टली प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। तीसरा क्या है, वन टाइम लाइसेंस फी जो सॉफ्टवेयर के लिए हमने पे की, ग्राफिक्स के लिए जो जॉब सी की थी, तो जॉब सी में आके प्लस कर दो। फिर मार्केटिंग मैनेजर का प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, सिंपली तीनों के अंदर एक एक कॉस्ट आई है और एडिशन कर दो, तो ये आ गई तुम्हारे टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नीचे नोट इन लोगों ने लिखा है, तुम एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, और तुम्हारे पास टाइम है तो लिख देना कि ये जो है वो ओवरहेड है। सैलरी पेड टू ऑफिसर्स एंडेंट, वो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये अपने कॉस्ट शीट पढ़ेंगे ना तो तुम्हें हेड पता चलेंगे कौन से हेड के अंदर कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। सैलरी जो मार्केटिंग मैनेजर को पे की है वो सेलिंग ओवरहेड है, ना कि डायरेक्ट एक्सपेंस। आज हमारे ये चैप्टर के सारे एग्जांपल्स खत्म होता है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इन सब के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।